हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 7 अप्रैल का हम हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। एडिटोरियल और न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट जो खबर है आपका एग्जाम के लिए, उनको हम एनालाइज करेंगे डिटेल में। और इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्रिप्शन बटन आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना, लोगो आ रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके कर सकते हैं ड्यूरिंग वीडियो। और नीचे में आपको दिखेगा सब्सक्राइब का दिखेगा बटन, वहाँ पे भी आप क्लिक करके उसके बाद आप बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि आप इस वीडियो को बेल आपका कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और इस चैनल को जरूर लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें इस वीडियो को। और इसका पूरा PDF जो है आपको हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। उसको आप जरूर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और फिर बाद में डिटेल में नोट्स बना सकते हैं। तो पहला जो आपका फ्रेंड न्यूज है वो है पीसफुल पोलिंग इन तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, असम एंड बंगाल। तो कल जो है बेसिकली पोलिंग हुआ था कल आपका इन 5 स्टेट्स में। इन 3 स्टेट्स में सिंगल फेज में पोलिंग हुई थी। बेसिकली एक दिन ही पूरे स्टेट्स में असेंबली में इलेक्शन था आपका, कल वोटिंग था। और आसाम में कल लास्ट फेज था, थर्ड और लास्ट फेज था। और बंगाल में कल तीसरा फेज था। अभी इसमें और कुछ फेजेस में इलेक्शन होना बाकी है। तो ये वोटर टर्नआउट है, काफी अच्छा वोटर टर्नआउट था कल। तो होप आपने, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हो तो जरूर आपने वोटिंग किया हो। तो ये बेसिकली वोटर टर्नआउट है यहाँ अलग अलग जगह का। तो ये इलेक्शन कैसे होता है इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है ईवीएम के बारे में। इसमें से बताया गया है कुछ बातें कि ईवीएम और वीवीपैट को जैसे जाने के पहले जो है मॉक ड्रिल दिया जाता है, वहां पर बेसिकली मॉक पोल किया जाता है पोलिंग एजेंट्स के सामने। पोलिंग एजेंट्स कौन होते हैं इसको भी मैंने बताया है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के तरह से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कैंडिडेट जो होता है उसका एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होता है बूथ में। जो अलग अलग बूथ्स होते हैं यहाँ पे आप वोटिंग कर सकते हैं। तो पोलिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इसका भी इनका रोल क्या है, बेसिकली इसको मैंने बताया पिछले एनालिसिस में, प्रीवियस कुछ एनालिसिस में। तो उसको आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो आप जरूर देखें, नीचे में डिस्क्रिप्शन आता है इस वीडियो के बारे में डिटेल में। तो उसमें हम न्यूज आर्टिकल्स के बारे में का नाम होगा, उसके साथ साथ कुछ वीडियो के लिंक्स होंगे, जिसको आप जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसको हम यहाँ रिपीट नहीं कर रहे हैं, उसको क्लिक करके आप उस इंपॉर्टेंट टर्म्स को, स्कीम्स को डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक को आप जरूर देखें एक बार फिर से। तो ये जो है ईवीएम वीवीपैट के बारे में मैंने पहले ही बताया है आपको। और इसका मैंने कोडा पे मेरा डिस्क्रिप्शन भी है, उसको आप देख सकते हैं। तो पोलिंग एजेंट्स को बेसिकली दिखाया जाता है कि कैसे वो वीवीपैट और जो ईवीएम है वो मॉक पोल करके कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ईवीएम वीवीपैट सही है कि नहीं है। नॉन फंक्शनिंग अगर है तो उसको फिर रिप्लेस किया जाता है। तो ये बेसिकली पोलिंग का सिक्योरिटी के लिए कैसा सही है या नहीं है। नेक्स्ट आपका है जस्टिस रमन्ना विल बी नेक्स्ट सीजीआई। तो ये ऑलरेडी जो है बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, जस्टिस NV रमन्ना। तो इनका जो बेसिकली ऑर्डर जो है प्रेसिडेंट ने निकाल दिया है। कल 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे ये अप्रैल 24 से। अभी जो चीफ जस्टिस है उनका रिटायरमेंट है होगा, उसके बाद ये उन्होंने ऑलरेडी उनको रिकमेंड किया है। तो ये बेसिकली सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जो है नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। यही चला जा रहा है, यही प्रोसीजर है। इनका टेन्योर जो बेसिकली 16 महीने का होगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए जो सीनियरिटी होती है, मैं आपको बता दूं, सीनियरिटी जो होती है वो एज बेसिस पर नहीं होती। इसको आप ध्यान रखें, अगर एग्जाम में कुछ ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आता है बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिलेटेड, तो सीनियरिटी जो है नॉट एज बेस्ड नहीं है। ये बेसिकली आपने कब जो सुप्रीम कोर्ट में इंटर किए हैं, आप वहां पे गए हैं, उस बेसिस पे होता है। उसके अंदर भी कुछ कुछ जो अगर सिमिलरिटी, अगर कुछ दो आदमी एक लेवल पे आते हैं तो उसमें भी कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, उसका डिटेल मैंने वीडियो में किया है। डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं लिंक, वहां पे वीडियो में क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में, सीनियरिटी जो है कैसे डिसाइड होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, उसको मैंने डिटेल में बताया है। कुछ 4-5 पॉइंट्स है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। तो जस्टिस रमन्ना के केस में इसमें बेसिकली एक और इन्होंने बात की है, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन की बात की है। पहले भी ये करते रहे कि जस्टिस जो है कैसे जो हर तबके को, लोगों को मिल सके, उनके पास जा सके, एक्सेस टू जस्टिस हो सके। तो इसके लिए इन्होंने पहले भी प्रपोज किया था नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन। तो ये जो है, आप अगर जुडिशियरी रिफॉर्म्स के ऊपर में आपको सवाल आ रहा है मेंस में, इसमें आप इस टर्म को जरूर मेंशन करें। ये बेसिकली क्या है, एक जेनरिक टर्म है, ये कुछ है ना, अभी तक ऑर्गेनाइजेशन आया नहीं है, फंक्शनिंग नहीं है। इसका मतलब ये कि एक ऐसा कॉर्पोरेशन आप बनाए जो कि जुडिशियरी को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मान लीजिए कहीं पे उसको कोर्ट सेटअप करना है, सर्किट बेंचेज अगर बनानी है फास्टर, या टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करना है, तो उन सारे केसेस में ये इसको हेल्प कर सके। तो एक ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कही है जस्टिस ने। अभी चीफ जस्टिस जो होने वाले हैं उनका एक विजन है।
कि सबको जस्टिस मिले, एक्सेस टू जस्टिस। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स में जैसे कि जुडिशियल पेंडेंसी के भी क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, पेंडेंसी काफी है उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, या ऐसे में भी बहुत बार आता है। ओके, एक्सेस ऑफ जस्टिस का एक ये भी एक पार्ट है आपका कि आप जुडिशियल पेंडेंसी को कम करें। उसके अलावा इसमें आप क्या बेसिकली इसमें आप लिख सकते हैं इसके बारे में, फिर टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते हैं। अभी हमने कुछ रिसेंटली वीडियो में हिंदू एनालिसिस में बात की है वर्चुअल हियरिंग जो अभी हो रहा है। कल ही हमने बात किया एक एडिटोरियल का, तो वर्चुअल हियरिंग कैसे जो है इंक्लूसिव है, काफी हेल्प किया है इन्होंने। वर्चुअल हियरिंग से जो दूर दराज के लोग हैं, मान लीजिए साउदर्न स्टेट्स के या फिर ईस्टर्न स्टेट्स के, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत डिस्टेंस उनको ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब कि काफी दिन स्टे करना पड़ेगा, कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, उतना दिन उनको वहां पे दिल्ली में रहना होगा, जो जो लॉयर है उनकी फीस काफी हाई है। तो वर्चुअल हियरिंग जो है उसमें काफी अभी जो कोविड के कारण हो रहा है वो काफी अच्छा रहा, एक ऑप्शन हुआ है उनके लिए। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं एक्सेस टू जस्टिस में। तो इन सब चीजों को पॉइंट्स को आप जरूर जो है नए नए पॉइंट्स को जरूर आप लिखें आंसर में, ताकि आपका आंसर और रिच होगा और आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसलिए इस टर्म को भी आप जरूर इनकॉर्पोरेट करें अपने आंसर्स में, अगर आपका कुछ ऐसे हो या मेंस हो। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, रसिया कॉल्स फॉर इंक्लूसिव सॉल्यूशन टू अफगान क्राइसिस। तो ये बेसिकली जो रसिया जो है अभी थोड़े दिन पहले ही, एक महीने पहले ही रसिया ने एक पीस टॉक जो होस्ट किया था अपने रसिया में ही। बेसिकली इसमें तालिबान भी थे, अफगानिस्तान के लीडर्स भी थे। तो उसको लेकर अभी जो ये यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है बेसिकली जो वो जो है इंडिया आए हुए हैं, इंडिया के साथ उनका जो एक डिस्कशन हुआ, बायलैटरल डिस्कशन, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें ये बातें कुछ अफगानिस्तान को लेकर ज्यादातर बातें थी। तो इसमें जो है बेसिकली मिलिट्री अलायंस के अगेंस्ट इन्होंने कहा है, और जो अफगानिस्तान पीस प्रोसेस का है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, अगर मैं बात करूँ जीएस पेपर 2 के लिए, क्योंकि काफी इसमें अभी स्टेप्स लिए गए हैं, प्रोग्रेसिव स्टेप्स हुआ है। तो तालिबान कौन है, अफगानिस्तान पीस प्रोसेस क्या है, अलग अलग पीस प्रोसेस चल रहे हैं, कुछ यूएस लेड है, कुछ यूएन के अंदर में है, कुछ रसिया या अलग जो एशियन कंट्रीज बेसिकली कर रही है। तो ये सब जो है आपको पढ़ने की जरूरत है कि ये सब क्या क्या पीस प्रोसेस चल रहा है, उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर है, कुछ में इंडिया है, कुछ में इंडिया नहीं है। तो इन सब चीजों को एनालाइज करने की इंडियन पर्सपेक्टिव से आपको जो होती जरूरी है, वो काफी ये इंपॉर्टेंट, आपका अफगानिस्तान जो है भी काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, इंडिया के लिए, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। उसके अलावा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बात हुई यहाँ पर कि जो डिलीवरी इंडिया लेने वाला रसिया से। तो ये जो है काटसा जो एक यूएसए का एक एग्रीमेंट है, जिसमें ये है कि बेसिकली कुछ लिस्ट ऑफ एंटिटीज या कंट्रीज हैं जिसके जिससे अगर कोई भी कंट्री या कोई भी इंडिविजुअल अगर बेसिकली इससे आप इन देशों से या इन ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप कुछ डिफेंस डील करते हैं एक लेवल का, एक मॉनेटरी लेवल का, तो उस पे आपको सैंक्शन यूएसए लगा सकता है। ये बेसिकली इस एग्रीमेंट में, ये जो यूएस का एग्रीमेंट है या एक्ट का है वो है। तो इस लिस्ट में जो S-400 मिसाइल जो बना रही है बेसिकली इंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन है रसिया की, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। तो अगर इंडिया, अभी तक इसने डिलीवरी लिया नहीं इंडिया ने, तो अगर इंडिया यहाँ इस S-400 मिसाइल खरीदता है तो क्या उस पर सैंक्शन लगेगा, ये थ्रेट एक तरह से है जिसके हम भाई बात की गई है। तो इसका मैंने डिटेल बताया आपको, काटसा जरूर आप पढ़ ले डिटेल में, इसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया पहले वीडियो में। तो इस बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ, काटसा अंदर में यूएस सैंक्शन लगा सकता है अगर इंडिया रसिया से ये डिफेंस सिस्टम को खरीदता है। तो ये अभी फ्यूचर की बातें हैं। तो तालिबान के बारे में थोड़ा बता दूं मैं, तालिबान के साथ आपने देखा होगा बहुत बार पीस टॉक में तालिबान को रखना है नहीं रखना है, इंडिया पहले अपोज किया था इंडिया ने। अभी भी इंडिया का जो है कि ये अफगानिस्तान के द्वारा जो है पीस प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। तो तालिबान जो बेसिकली क्या है, ये सुन्नी फंडामेंटलिस्ट, एक तरह से सुन्नी ग्रुप है, फंडामेंटलिस्ट है, जो कि अफगानिस्तान पॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल उसका है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द कंट्री जो है इसने कंट्रोल किया हुआ था, अगर हम बात करें 2001 तक में, और उससे ज्यादा भी। बाद में बेसिकली यूएस इंटरवेंशन के बाद इनकी जो एरिया है कैप्चर की, वो थोड़ा कम हुआ इनका। इनका जो मेन फोकस है शरिया और इस्लामिक लॉ को वहां पे स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवाना, ये उसके है। और काफी बार इसमें अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स देखा गया है तालिबान के अगेंस्ट, तालिबान के द्वारा। तो इसमें वीमेन के अगेंस्ट भी मलाला यूसुफजई का आपने सुना होगा, तो उनके ये जो फायरिंग उन पे हुई थी, बेसिकली गोली चलाया गया था, तालिबान मिलिटेंट्स नहीं चलाया था एक तरह से। तो इस तरह से वीमेन राइट्स के अगेंस्ट भी काफी बार रहे हैं, इस्लामिक लॉ को फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है। इसकी अगर बात करें तो ये स्टूडेंट, इनका जो वहाँ के लैंग्वेज है पश्तो जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट का यूनियन बेसिकली ये इमर्ज हुआ था आपका 1990 में, ये आया था पिक्चर में।
इन नॉर्दर्न पाकिस्तान में जब सोवियत ट्रूप जो है उस समय विड्रॉ कर रही थी अफगानिस्तान से, तब ये ग्रुप जो है ज़्यादा इमर्स होके आया। उसके बाद धीरे धीरे इसने अफगानिस्तान के काफ़ी पार्ट्स पे अपना कंट्रोल जमाया। एक समय में इसका तकरीबन समझ सकते हैं आप 2/3 या से ज़्यादा के पार्ट है कंट्री का, अफगानिस्तान का उस पर कंट्रोल था। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अभी जो आप देखेंगे कोई भी पीस टॉक्स जो हो रहा है अफगानिस्तान को लेकर, कैसे वहाँ पे पीस लाया जाए, कैसे यूएस अपना ट्रूप विड्रॉ करे, तो उसमें तालिबान को एक इंपॉर्टेंट मेंबर की तरह इंक्लूड किया जा रहा है। इंडिया का रेस्पॉन्स अलग रहा है तालिबान को लेकर के शुरू से, इसीलिए मैंने तालिबान को बताया कि थोड़ा आप बैकग्राउंड दे सकते हैं तालिबान का कैसा है और क्यों उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया पर्सपेक्टिव से आया जाए तो इस चीज़ों को आप लिख सकते हैं उसमें। ये कुछ है ना मैप है इंडिया का, मैंने डिटेल में तो नहीं बताया है, बस इंडिया जो है का क्या स्टेक है अफगानिस्तान में, उसको लेकर के आपको थोड़ा बहुत पॉइंट लिखने में, आंसर लिखने में आप इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है इंडिया ने अपने हेल्प से बनाया है। जरंग टू दिलराम जो है ये हाईवे प्रोजेक्ट आपका है, ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट है आपका, सलमा डैम जो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम है वहाँ का। अफगानिस्तान पार्लियामेंट को भी हमने इनॉग्रेट किया था। ये सब जो इंडिया ने अपना, तो इंडिया का भी काफ़ी अच्छा स्टेक है इस यहाँ पे, और क्योंकि एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पाकिस्तान का बॉर्डर है, इंडिया को एक्सेस मिलता है मिडिल ईस्ट से, आपका जो वेस्ट एशिया से स्पेशली। तो इंडिया प्लेज असिस्टेंट अफगानिस्तान स्टैंड्स एट $3.1 बिलियन, इतना का असिस्टेंट ऑलरेडी इंडिया ने दिया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान। तो जीएस पेपर 2 के लिए आप जरूर अफगानिस्तान को जरूर डिटेल में पढ़े, और इंडिया का क्या रोल रहा है, इंडिया का इंटेंशन है बेसिकली। नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। कोर्ट अलाउज टर्मिनेशन ऑफ 24 वीक प्रेगनेंसी ड्यू टू फोटल एब्नॉर्मलिटी। तो ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि अभी कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि प्रेगनेंसी जो थी कुछ सफरिंग फ्रॉम फेशियल हेमोरेज एंड हाइड्रोफेलेस, कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशन था, जिसके बाद कोर्ट में गया, कोर्ट में जो गया पिटिशन दिया गया, क्योंकि ये जो एक्ट है इसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये एक्ट क्या है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि कितने दिन तक आप जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ये चीजें ये एक्ट बताता है। इसमें अभी अमेंडमेंट भी हुआ है, 2020 का एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट हुआ, अभी मार्च में पास हुआ है दोनों हाउसेस से। इसमें क्या है, 24 वीक तक जो है बेसिकली, उससे कम वीक तक आप जो है अबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ डॉक्टर्स की ओपिनियन की जरूरत होती है, आपको मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन जरूरत होता है, उसको मैं अभी बताऊंगा। तो इसको जरूर आप देखें, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, इसके ऊपर और भी डिटेल है कि कैसे ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है एक तरह से। और यहाँ पे एक अच्छी बात यहाँ पे कही गई है कि ये जो एक्ट था उस समय, या पहले का एक्ट था उस समय, वो भले ही वो सही रहा हो, बट अभी के समय में टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है और परफेक्टली ये सेफ है वीमेन को अबॉर्ट करना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी, मेडिकल टेक्नोलॉजी काफ़ी सुपीरियर हो चुकी है। तो अबॉर्शन में इतनी डिफिकल्टी नहीं है जो पहले के समय में था। पहले क्या होता था कि अगर आप 20 वीक के बाद अबॉर्शन होता था या लंबे समय के बाद, तो उसमें वीमेन के डेथ का काफ़ी चांसेस बढ़ जाता था। उस समय उतनी मेडिकल एक्सपर्टीज नहीं थी। तो ये अभी इसको देखते हुए इस चीज़ों को हटा देना चाहिए लिमिट का, ये बेसिकली पिटिशन में कहा गया था। तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट जो है ये 1970 एक्ट है, और ये जो अभी अमेंडमेंट हुआ है इसका मैंने कंपैरिजन देखा एक तरह से, ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। तो ये इंडिकेशन अगर हम देखें तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स अनमेरिड वीमेंस को भी इसमें अलाउ किया गया, पहले नहीं था ये। इसके अलावा जो अभी क्या क्या 24, पहले 20 वीक था एज लिमिट जो था आपका, सॉरी जितना दिन तक आप करा सकते थे अबॉर्शन, उसको 24 वीक कर दिया गया है कुछ स्पेशल केसेज में। और बियॉन्ड 24 वीक अगर सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज देखी जाती है, जैसा अभी हमने देखा पिटिशन में, उस केस में आपको कोर्ट के थ्रू आपको जो है बेसिकली, कोर्ट को जो नहीं थ्रू नहीं, बेसिकली आपको इससे कुछ स्पेशल केसेज में आपको परमिशन मिल सकता है। तो इसमें जो बेसिकली मेडिकल, उसके अलावा जो कुछ पीरियड्स के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए, जैसे कि अभी क्या है, पहले 12 वीक तक था आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन जरूरत होगा अगर आप 12 वीक तक अबॉर्शन करा रहे हैं। और अगर 20 वीक तक, 12 से 20 वीक के बीच में या 20 वीक तक आपको अबॉर्शन कराना है, तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की आपको ओपिनियन लेनी होगी, उसके बेसिस पर ही आपका अबॉर्शन का परमिशन मिलेगा। इसको बढ़ा दिया गया है। अब जो है ये 20 वीक तक आपको एक सिर्फ प्रैक्टिशनर के ओपिनियन चाहिए होगा, 20 से 24 वीक के लिए आपको 2 का चाहिए होगा, यानी 24 वीक तक आप करा सकते हैं। और मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होगा अगर 24 वीक से ज़्यादा आपको
ज़्यादा हो गया है प्रेगनेंसी को, तो उस केस में तो ये बेसिकली इसलिए किया गया। इसका एक और कारण है कि कोर्ट में जो काफ़ी बर्डन जो था इन केसेस को लेकर के, जो पिटीशन दायर होती थी अलग अलग हाई कोर्ट्स में कि एबॉर्शन के लिए, तो इसको कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए बेसिकली कि आप मेडिकल बोर्ड अप्रूवल से ही इस चीज़ को करा सकते हैं। और मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन को कि ऐसे भी कोर्ट नहीं दे सकता है मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन, उसको कहीं से ओपिनियन चाहिए होगा, इसीलिए मेडिकल बोर्ड जो है, स्टेट मेडिकल बोर्ड जो है, इसका अप्रूवल देगा। कोर्ट में जाने की आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर वीमेन कॉन्फिडेंसी जो आप ब्रीच होता है, डेटा ब्रीच होता है, उस केस में इम्पीचमेंट का और फाइन का दोनों का रखा गया है। तो ये बेसिकली मोटा मोटी 2020 अमेंडमेंट है, एंड जो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है आपका, इसके बारे में आप लिख सकते हैं कैसे ये चेंज किया गया है, इससे एंटी एक्ट से कितना बदला है। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है स्टैम्प आउट द कैंकर थ्रॉपिंग डेमोक्रेसी। ये बेसिकली जो है मुंबई का जो केस है, बेसिकली मुंबई में जो अभी हमने देखा पुलिस केस को लेकर के, तो उन्होंने बोला कि पुलिस रिफॉर्म्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है अभी इंडिया में, बहुत जगह बहुत बार इम्प्लीमेंट नहीं भी हो पाया है। तो ये जो है उन्होंने बोला कि क्या करने की जरूरत है, ज़्यादा कुछ इसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा कुछ बेसिकली एक राइटअप है। तो वी नीड टू लुक एट न्यूअर अल्टरनेटिव, हमें अल्टरनेटिव देखने की जरूरत है। अभी ऐसा नहीं कि हमें और एक कमेटी बना देनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट अंडरटेकिंग कमेटी हो जानी चाहिए जो कि पुलिस रिफॉर्म पे फिर एक अपना रिकमेंडेशन दे, वो मेथड अभी नहीं चलेगा। हमें एक अलग जो है वो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। नो अमाउंट ऑफ रिकमेंडेशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन और पुलिस सक्सेसेस कैन ब्रिंग अबाउट एनी रियल चेंजेस। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करने से कोई रियल चेंजेस आने वाला नहीं है। हमें करने की क्या जरूरत है, इनफॉर्मल अलायंस की जरूरत है लोगों के बीच, लोगों और इंस्टीट्यूशन के बीच में। इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इससे हो गया पुलिस इंस्टीट्यूशन, हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन, हो गया इरेस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी और इंटरेस्ट, टू द एक्सक्लूजन ऑफ द एक्टिविस्ट ऑफ एवरी हु, एक्टिविस्ट को हटा करके। तो ये बेसिकली इनफॉर्मल अलायंस की जरूरत है बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज में भी, कि कैसे हमें उसको रिफॉर्म्स में लाना है। ओके, पॉलिटिकल पार्टी जो है या पॉलिटिक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम कहें पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा चलेगा, वो क्या चलेगा, तो ये इसको हमें इंक्लूड करने की जरूरत है। वी शुड कम टुगेदर टू कोलाइज इनटू अ माइटी स्ट्रीम ऑफ पब्लिक स्पिरिटेड एक्शंस एंड एक्टिविटी। Essentially, it means creating and executing a national public awareness campaign against the kind of excesses that have been allowed to continue. तो इसके लिए हमें बेसिकली अवेयर करना लोगों को कि जो एक्सेसेस हो रहा है इसको कम करने की जरूरत है, लोगों को एक साथ लाने की जरूरत है, और इंस्टीट्यूशन को भी, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं या जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक साथ लाने की जरूरत है। हमें ये कमेटी बनाकर या अलग मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं है। यही बेसिकली उन्होंने बताया, ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आप बेसिकली ये जो सजेशंस है इसको आप कहीं आंसर में अपना लिख सकते हैं, अपना एक पॉइंट लेकर के। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है एडिटोरियल रीवर्किंग नेट जीरो फॉर क्लाइमेट जस्टिस। ये बेसिकली जो है इन्होंने कहा है कि क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है, यूएन सस्टेनेबल गोल्स जो है, वो कैसे बायस्ड है। यही इन्होंने बात की है कि वो बायस्ड है डेवलप्ड कंट्रीज के तरफ में, और डेवलपिंग कंट्रीज को इससे ज़्यादा फायदा नहीं है। इनइक्विटी है यहाँ पे, बेसिकली क्लाइमेट इनइक्विटी है। डेवलपिंग कंट्रीज को आपने जो है बराबरी कहा कि यहाँ पे नहीं दिया है। तो क्लाइमेट चेंज टू क्लाइमेट जस्टिस हमें जरूरत है। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी अपना पूरा शेयर मिलना चाहिए इस क्लाइमेट चेंज में। तो ये इन्होंने कहा जस्ट व्हेन दी काउंट, जैसे कि जब जो डेवलपिंग कंट्री जब ग्रो होना शुरू हुआ, जब इन्होंने तब आपने ये क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट जो इसका जो रेस्ट्रिक्शन है वो लाना शुरू कर दिया, थोपना शुरू कर दिया डेवलपिंग कंट्रीज पे। ये गलत है, क्योंकि अभी जो हम देखेंगे तो क्लाइमेट जो बढ़ा है या फिर जो भी चेंजेज हुए हैं ज़्यादातर, वो ज़्यादातर जो है आफ्टर 1981 जो है हमने देखा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ, ज़्यादा चेंजेस हुए, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज का जिसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, डेवलपिंग कंट्रीज का बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है। तो हमें जो है बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज को और स्पेस अभी देने की जरूरत है ताकि वो जो है डेवलप कर सके। ये रेस्ट्रिक्शंस लगाने की क्लाइमेट एग्रीमेंट के आड़ में अगर हम रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं तो वो गलत है। इनइक्विटी की उन्होंने बात की है, जैसे कि इनइक्विटी इज बिल्ट इनटू क्लाइमेट ट्रीटी। कैसे, तो एनुअल इमिशंस जो है मेक्स इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इमिटर। इमिशन की बात करें तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट है। इंडिया कंट्रीब्यूटिंग mere 3% ऑफ कंपेयर टू 26% ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और 13% फॉर चाइना। तो इंडिया का काफी कम कंट्रीब्यूशन, लेकिन अगर हम देखा जाए while the richest 1% of global, जो richest 1% है वो जो बेसिकली more than 2 times emission of bottom 50%। ये सब हमें देखने की जरूरत है कि रिचेस्ट कंट्री या रिचेस्ट लोग जो हैं वो ज्यादा इमिट करें 50% को हम कंपेयर करें। तो यहाँ हम इनइक्विटी जो है इक्विटी लाने की जरूरत है। इंडिया है जस्ट हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन मिडिल क्लास।
और पर कैपिटा अगर हम इमिशन की बात करें तो इंडिया का 8th है यूएस के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ हमने नहीं देखा क्लाइमेट जस्टिस के लाने के समय में। दूसरा जो है बेसिकली लॉन्गर टर्म गोल विदाउट स्ट्रेटेजी टू अचीव देम। स्ट्रेटेजी, अपने गोल तो बना लिया, स्ट्रेटेजी कैसे इसको अचीव करना है वो नहीं दिया। जैसे कि फाइनेंस ट्रांसफर चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, इसको आपने इनकॉर्पोरेट नहीं किया। इसके बिना जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपना ये गोल को अचीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, ना ही उनका उतना पैसा है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी या वैसी एनर्जी में वो इन्वेस्ट कर सके, जैसे हाइड्रोजन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, उसमें वो इन्वेस्ट कर सके। तो ये आपने थोपा एक तरह से। तो इस सॉल्यूशन की भी जरूरत है, डेवलपिंग कंट्रीज को आपको सॉल्यूशन देने की भी जरूरत है। was forced into developing country to keep discussion away from the cause of the problem। तो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम का रीजन है उसको आपने हटा दिया, बेसिकली उसको डिस्कस नहीं किया कि क्या रीजन था भाई। बेसिकली द अर्लियर एक्सेसिव यूज ऑफ एनर्जी फॉर हाई लेवल ऑफ वेलबींग। जो यूएसए या बड़ी रिच कंट्री यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन कंट्री ने जो अपना लेवल ऑफ लिविंग जो है, हाइयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए ज़्यादा एनर्जी को यूज किया, जिसके कारण आज हम क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं, उसको आपने डिस्कस नहीं किया अपने सॉल्यूशंस में, या फिर क्लाइमेट के बारे में जब डिस्कस आपने किया, इसको आपने हटा दिया। बेसिकली आप जो है गोल पे पहुंच गए, ये गलत है। द डिफरेंट मीन्स टू अचीव द गोल्स आर नॉट ऑन एजेंडा बिकॉज द राइजिंग प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर डज नॉट एंडेंजर द प्लैनेट। तो ये इन्होंने कहा बेसिकली। इसके अलावा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल बताया कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। तो current frame fails to recognize more than half of the global cumulative emission arose from the infrastructure essential for urban well-being। तो अभी जब बात करें तो ज़्यादा आधा से ज़्यादा जो ग्लोबल इमिशन है आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर से हो रहा है, जो अर्बन वेलबींग के लिए ज़रूरत है। तो distinct from the manufacturing, production और lifestyle consumption which alone capture in model projection। तो बेसिकली हमने जो है मॉडल प्रोजेक्शन में बेसिकली इसी को कैप्चर किया है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग और लाइफस्टाइल कंजम्पशन के कारण जो है इमिशन बढ़ रहा है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैप्चर नहीं किया। सेकंड, ग्लोबल ट्रेंड इज दैट इन ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड 2/3 ऑफ इमिशन अराइज फ्रॉम द डिमांड्स ऑफ मिडिल क्लास फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, बिल्डिंग एंड डाइट। दे नो सब्स्टिट्यूट to cement, steel and construction material worldwide, they will need half of the available carbon space। तो ये बेसिकली इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसको आधा बेसिकली कार्बन इमिशन इन्हीं से आता रहेगा। तो फॉर डेवलप्ड कंट्रीज पीकिंग ऑफ इमिशन केम सम 20 years आफ्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सैचुरेशन लेवल रीच। तो इन अगर डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहाँ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर सैचुरेशन हो चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप्ड है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो उनको अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जो जिसके लिए बेसिकली आपको स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, तो आप ये, क्योंकि ऑलरेडी 50% जो इमिशन इसी से कंट्रीब्यूट होता है, इसको अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इमिशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अगर आप, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत इसेंशियल है। डेवलप कंट्री तो ऑलरेडी बेसिकली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप कर चुके हैं, आपको जरूरत नहीं है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाने की। तो ये जो एक तरह से डिफरेंस बताता है कि आप डेवलपिंग कंट्रीज में थोप रहे हैं और ऑलरेडी आपको इस चीज की जरूरत नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो उसके अलावा जो लेटर टू टेक एडवांटेज एजिंग पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी, तो डेवलप कंट्रीज की बात की। थर्ड, मच ऑफ द फ्यूचर इमिशन इन इंडिया विल कम फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा जो इमिशन होने वाला, इंडिया जो इमिशन कंट्रीब्यूट करेगा आगे जाने के समय में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही होगा ज्यादातर, बिल्डिंग इंडस्ट्री के कारण। एंड वी कैन नॉट शिफ्ट द ट्रेजेक्टरी मस्ट टू रीच द कंपेरेबल लेवल ऑफ वेलबींग विथ मेजर इकोनॉमी। तो ये जो हम ट्रेजेक्टरी जो है हम शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हमारा नेसेसिटी है। जैसे कि चाइना की इन्होंने बात की, चाइना का जो इमिशन है वो इंक्रीज 3 टाइम्स इन द पीरियड 2000 से 2015 के बीच में 3 टाइम जो इंक्रीज कर गया इमिशन, लार्जली इसी किस कारण से, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया उस समय में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको देखने की जरूरत है। डेवलपिंग कंट्रीज अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है, तो आप उसको और जो है टारगेट आपको देना चाहिए ज़्यादा दिन का, और ज़्यादा उसको जो है बेसिकली समय देना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। तो इंडिया को बेसिकली मस्ट हाईलाइट हमारा नेशनल सर्कमस्टांसेस जो है, फूड के लेकर, एनर्जी को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लेकर के। तो जैसे कि कंजम्पशन ऑफ मीट जो है ऑलरेडी कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ ग्लोबल इमिशन, ये उन्होंने कहा है। और इंडियंस जो ईट मीट जो है उतनी 4 पर केजी इंडिया में ईट होता है, कंपेयर टू 68 केजी पर पर्सन फॉर यूरोपियन यूनियन, और उससे दुगना जो है यूएसए में। तो इस चीज़ों को इंडिया को हाईलाइट करने की जरूरत है, कैसे हम हमारा जो कंट्रीब्यूशन है किसी चीज़ में कम है, तो इन चीज़ों को आप इंक्लूड करें जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज को कोई दिक्कत नहीं है, बट इन चीज़ों को आप एक्सक्लूड करें जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज को अभी जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया,
ट्रांसपोर्ट इमिशन जो है ये इस पे ध्यान नहीं दिया गया है इसमें, क्योंकि ये जो डेवलप कंट्रीज को फायदा दे रहा है, तो इसीलिए इस चीज़ों को आपने इंक्लूड नहीं किया उसमें टारगेट्स में। कोल जो है बेसिकली इसको आपने इंक्लूड कर दिया, लेकिन बेसिकली एशिया जो है एशिया यूजेज 3/4 ऑफ इट एज कोल ड्राइव इंडस्ट्री। तो एशिया के केस में अगर राइजिंग कंट्री जो एशिया में इंडिया चाइना जो है उसको कोल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री को काफ़ी ड्राइव करता है बेसिकली। बहुत सारी इंडस्ट्री में कोल की ज़रूरत है। पावर प्लांट में बेसिकली हम काफ़ी कोल थर्मल बेस्ड पावर प्लांट अभी भी हमारा मेजर पोर्शन है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। तो इसको आपने इंक्लूड कर दिया, जो कि डेवलपिंग कंट्री को डायरेक्टली जो है हैम्पर कर रहा है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज को कोल में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, वो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है वहाँ पर। तो इसको आपने इंक्लूड कर लिया। India with abundant reserves and per capita electricity use that is a tenth that of US is under pressure to stop using coal. तो ये उन्होंने बताया, even though the US currently uses more coal, इंडिया बेसिकली यूएस ज़्यादा कोल यूज करता है, लेकिन इंडिया को ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि पर कैपिटा अगर हम देखें तो यहाँ पर बेसिकली कोल कंजम्पशन ज़्यादा है और इंडिया के पास ज़्यादा यूज, इंडिया को ज़्यादा जल्दी इसको रिड्यूस करना है मिशन टारगेटिंग के लिए। तो इन्होंने बेसिकली कहा कि क्या करने की जरूरत है। फर्स्ट इज रिफ्रेमिंग ऑफ ग्लोबल कंसर्न फॉर कंट्रीज विद पर कैपिटा इमिशन बिलो ग्लोबल एवरेज। इसके लिए रिफॉर्म करना की जरूरत है, कंसर्न जो है बेसिकली। सेकंड, वेरीफाइबल मेजर्स शुड बी वेल बीइंग विद इन इकोलॉजिकल लिमिट। तो जो मेजर होना चाहिए आपको देखने का कि क्या इमिशन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो होना चाहिए कि वेलबींग कितना आप दे रहे हैं इकोलॉजिकल लिमिट के अंदर अंदर, ये होना चाहिए क्राइटेरिया। थर्ड, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी होनी चाहिए, जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए, फंड ट्रांसफर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास उतनी नहीं है, तो इसको आपको देना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज को हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी आपको देनी चाहिए, ताकि वो इमिशन लेवल को अचीव कर पाए। ये जो बेसिकली क्लाइमेट चेंज को लेकर पेपर 3 में आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के या क्लाइमेट चेंज का जो पेरिस क्लाइमेट डील जो है उसमें कहाँ कहाँ और चेंजेस लाने की जरूरत है, इनइक्विटीज कहाँ पे, उसको आप बेसिकली लिख सकते हैं। या क्लाइमेट जस्टिस के बारे में अगर क्वेश्चन आए, ऐसे आए, उसमें आप इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये बेसिकली जो इंडिया पाकिस्तान का जो अभी इंगेजमेंट शुरू हुआ था, वैसे कुछ टॉक स्टार्ट हुए थे, चीज फायर हुआ, इंडस वाटर टॉक हुआ, स्पोर्टिंग वीजा हुआ, लेकिन उसके बाद फिर वो रुक गया बेसिकली आपको कि इंपोर्ट्स का स्टार्ट होना था, लेकिन इंपोर्ट जो है इंडियन शुगर और कॉटन का जो पाकिस्तान इंपोर्ट स्टार्ट करने वाला था वो रुक गया। बाद में एक डिसीजन बाद में आया कि नहीं भाई, जब तक है ना पाकिस्तान इंडिया जो है अपना इस जो अगस्त 2019 का जम्मू कश्मीर पर जो स्टेप लिया गया था आर्टिकल 370 को लेकर के, वो रिवोक नहीं करता है, तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये जो बेसिकली जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है, इसको हमें देखने की जरूरत है, कैसे इसको हम रेगुलाइज कर सकते हैं, कि नॉर्मल रिलेशन कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। उतना कुछ खास इसमें पॉइंट वाइज नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आपका है मैहम इन म्यांमार। तो ये बेसिकली कहा गया म्यांमार में जो अभी वायलेंस काफ़ी हुआ है, जब डेमोक्रेसी हटाने के बाद वहाँ पे जो मिलिट्री रूल है, तो उसको लेकर के उन्होंने एक सजेशन है कि बेसिकली इंडिया को और बाकी एशियन कंट्रीज को, चाइना को, एशियन कंट्रीज को, वहाँ की जो जनता मतलब जो मिलिट्री रूल है उसको प्रेशराइज करना चाहिए कि वो डेमोक्रेसी को रिस्टोर करे। इसी के बारे में बेसिकली इसमें कहा गया, कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ के बारे में बताया, जैसे बैंकिंग वाला सिस्टम काफ़ी ख़राब हो गया है, कैश नहीं है, इसेंशियल गुड्स का प्राइसेज जो है बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी स्ट्राइक पे हैं। तो ये सब देखते हुए इनस्टेबिलिटी ना हो, इसको देखते हुए इंडिया, चाइना और अदर एशियन कंट्रीज को बेसिकली प्रेशराइज करना चाहिए जनता को, वहाँ के मिलिट्री रूल को, कि वो डेमोक्रेसी वापस वहाँ पे बहाल करे। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल द स्टार्ट ऑफ ए मोर अथॉरिटेरियन एरिया। तो ये बेसिकली हांगकांग को लेकर के है। वहाँ पे कुछ जो रूल्स हैं, चाइना जो डोमिनेट करता है, बेसिकली रूल करता है वहाँ पे हांगकांग को, वहाँ पे उसने रूल कुछ चेंज किए हैं अपने फेवर में। क्योंकि अभी हमने देखा था कुछ लास्ट ईयर्स जो वहाँ प्रोटेस्ट हुए थे चाइना के रूल के अगेंस्ट में, तो आगे ऐसा ना हो, इसको लेकर के चाइना ने काफ़ी जो रूल्स वहाँ पे चेंज किए, इलेक्शन का रूल बेसिकली अगर हम कहें, तो इसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ खास आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 1987 में ये हैंड ओवर हुआ था ब्रिटेन से आपका चाइना को, एज ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है ये चाइना का। तो यहाँ पे नया एलिमेंट जो बनाया गया है कि जो इलेक्टेड काउंसिल है वहाँ पे उसमें जो इलेक्टेड सीट्स होगी वो कम कर दी गई है। पहले 35 सीट्स थी, उसको अब 20 सीट्स कर दिया गया है, और उसका जो सीट का कट था आपका 70 सीट का असेंबली था, वो अब उसको बढ़ा करके 90 सीट कर दिया गया। जब और बाकी जो 70 सीट्स होगी, 90-20 70 सीट जो हैगी, वो बेसिकली बीजिंग के थ्रू अपॉइंटमेंट बेसिस पे होगा, इलेक्टेड में बॉडी नहीं होगी। तो ये सब कुछ चेंजेस किया गया है वहाँ पे। उसमें पैट्रियोट का एक बेसिकली कंडीशन दिया गया है कि पैट्रियोट होना चाहिए आप
उसके क्राइटेरिया देखा जाएगा। तो ये सब कुछ कुछ वहाँ पे बेसिकली जो है कंट्रोल और बीजिंग का बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो कुछ खास नहीं है आपके एग्जाम के लिए मैं बात करूँ, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है रीडिफाइनिंग कॉम्बैटेंट्स। इसमें बेसिकली साइबर अटैक्स जो है, तो उसको कैसे हम कॉम्बैटेंट का डिफिनेशन को हमें चेंज करने की जरूरत है। कि पहले जो हमारा डिफिनेशन था कॉम्बैटेंट का या फिर जो इंटरनेशनल वॉर का, उसमें जो है साइबर अटैक्स उस समय नहीं था। तो उस डिफिनेशन को हमें अकॉर्डिंगली चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं साइबर अटैक्स काफ़ी बढ़ गए हैं। जो देश के इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर भी अटैक किया जा रहा है, एक देश दूसरे देश पे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर अक्टूबर 2020 का जो मुंबई पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे जो साइबर अटैक किया गया, तो इसको लेकर के उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कैसे हमें साइबर अटैक्स को और डिफाइन करने की जरूरत है, और उसके अगर वो होता है तो कोई कंट्री क्या उस पर मेजर ले सकता है, रिस्पॉन्स ले सकता है, रिटेलिएट कर सकता है, उसको हमें डिफाइन करने की जरूरत है। तो इसके लिए हमें जरूरत है कि इसकी साइबर अटैक को या कॉम्बैटेंट कौन होंगे उसको हम फिर से क्लियरली डिफाइन करें, उसमें हम साइबर अटैक्स को भी जोड़े, ताकि देश जो है उसके अगेंस्ट फिर रिटेलिएटिव मेजर ले सके अगर कोई साइबर अटैक करता है। तो इन्होंने दो कोड का बताया, जो पहले जो कॉम्बैटेंट को डिफाइन करता है, एक लेबर कोड ऑफ 1863 है, दूसरा तो है हॉक कन्वेंशन है, जो कि उसमें कॉम्बैटेंट कौन होंगे उसको डिफाइन करता है। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं बेसिकली। इसमें कहा कि इसको रीडिफाइन करने की जरूरत है तीन रीजन से। पहला तो साइबर आर्मी जो है बेसिकली यूनिफॉर्म नहीं है, सिविलियंस भी इसमें हो सकते हैं। पहले तो क्या था कि आर्मी का मतलब था सिर्फ आर्मी होना चाहिए, उसमें बेसिकली जो कॉम्बैटेंट है उसमें आर्म्ड आएगा। अभी जो है वहाँ सिविलियन है, हैकर्स जो है वो सिविलियन होते हैं बेसिकली। डू नॉट कैरी आर्म्स ओपनली। अब जो साइबर अटैक्स में आर्म्स नहीं है आपका, आर्म्स क्या है उनके लिए मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो आर्म्स है। तो पहले जो हम आर्म्स को देखते थे, अगर वो आर्म कैरी कर रहे हैं तो वो कॉम्बैटेंट होंगे। तो ये डिफिनेशन हमको बदलने की जरूरत है। सोर्स ऑफ अटैक जो है कुड बी लोन सॉफ्टवेयर नर्ड हु डज नॉट हैव ए लीडर। ये भी हो सकता है कि बेसिकली सिंगल जो है एक तरह से हैकर जो है वो अटैक कर रहा है, कोई लीडर नहीं उसमें। तो वो बेसिकली मनी के लिए, ब्लैक मनी के लिए भी, ब्लैकमेल के लिए भी अटैक कर सकता है। तो इन सब चीज़ों डिफिनेशन को हमें देखने की जरूरत है। इन सब चेंजेस को हमें जो है कॉम्बैटेंट के डेफिनेशन में लाने की जरूरत है बेसिकली। उसके अलावा अगर ये कॉम्बैटेंट में आते हैं, तो जो टारगेट कंट्री जैसे इंडिया यहाँ पे टारगेट हुआ, तो उनका राइट टू रेस्पॉन्ड इन सेल्फ डिफेंस, तो वो क्या रेस्पॉन्ड कर सकता है सेल्फ डिफेंस में। इस सब चीज़ों को हमें इंटरनेशनल रूल्स में लाने की जरूरत है। इंडिया ने आर्या फॉर्मूला में कहा था, स्टेट वुड बी कंपेल्ड टू अंडरटेक ए प्री एम्प्टिव स्ट्राइक व्हेन इट इज कन्फ्रंटेड बाय एन इमिनेंट आर्म्ड अटैक फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर। ये नॉन स्टेट एक्टर हो गया आपका साइबर अटैक, ऑपरेटिंग इन ए थर्ड स्टेट। तो इंडिया ने ऑलरेडी अपना क्लियर कर दिया था कि इंडिया जो बेसिकली कोई भी कंट्री जो है कंपेल होगा ये स्ट्राइक करने में, लेने में, अगर ऐसा कुछ होता है तो। तो साइबर अटैक मे नॉट किल डायरेक्टली बट द डाउन स्ट्रीम इफेक्ट कैन कॉज डिस्ट्रक्शन। तो हम सब जानते हैं कि अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर सिस्टम वहाँ पे शट डाउन करते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप शट डाउन करते हैं, तो उसका जो इफेक्ट होगा, आफ्टर इफेक्ट होगा, वो काफ़ी बहुत ही डिजास्टर्स हो सकता है। इंटरनेशनल एक्शन अगेंस्ट हैकर्स हैव बीन जनरली लिमिटेड टू, अभी तक जो हम देखें तो वो हैकर्स के अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाता है, मतलब सैंक्शनिंग ऑफ फॉरेन नेशनल, सैंक्शन कर देते हैं फॉरेन नेशनल को। जहाँ पे मान लीजिए इंडिया में अटैक हुआ तो आप फॉरेन नेशनल्स को, मान चाइना से अटैक हो रहा है तो वहाँ के नेशनल्स को आप सैंक्शन कर देते हैं। 2014 में यूएस ने पहली बार जो इनिशिएटेड क्रिमिनल एक्शन यूएसए ने इनिशिएट किया था 5 चाइनीज ऑपरेटिव के अगेंस्ट में, जिन्होंने साइबर अटैक किया था, वहाँ पे कंप्यूटर हैकिंग की थी। तो हमें इसको और बेसिकली मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है। इस साइबर अटैक्स को डिफाइन करने की जरूरत है इंटरनेशनल एरिया में, और अगर होता है तो उसके अगेंस्ट में क्या जो टारगेट कंट्री एक्शन ले सकता है उसको हमें डिफाइन करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका डेटा पॉइंट है, ये बेसिकली कोविड केसेस कैसे बढ़ रहे हैं इंडिया में, फर्टिलिटी रेट जो है वो भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। और बेसिकली ये डेथ जो है लेगिंग इंडिकेटर होता है, मतलब कि आज अगर केसेज आए हैं, मान लीजिए आज केसेज आए हैं, तो डेथ आपका केसेज जो है बेसिकली धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसको हमें ये नहीं सोचने की जरूरत है कि डेथ जो है कम है अभी पिछले मुकाबले, तो हम आसानी से घूम सकते हैं, वैसा कुछ सीवियर नहीं है। तो आपको जो है कंसर्न होने की जरूरत है कि बेसिकली केसेज काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप जरूर अपनाएं अपने डेली लाइफ स्टाइल में। नेक्स्ट आपका टॉक बिगिन टू रिवाइव ईरान न्यूक्लियर डील। इंटरनेशनल बेसिकली एस्पेक्ट्स है, ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर के जो पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने 2015 में जो ये डील हुआ था आपका, 2018 में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से वापस विड्रॉ कर लिया था कि नहीं भाई, ईरान के साथ जो डील हुआ उसको बेसिकली उन्होंने वापस ले लिया था। अभी फिर जो नए प्रेसिडेंट आए वो जो चाह रहे हैं कि डील जो है, जो जैसा डील हुआ था 2015 का, वो वापस वो पटरी पे आए, उसको फिर से हम स्टार्ट करें।
तो ये जो डील है, ईरान न्यूक्लियर डील, ऑलरेडी मैंने कवर भी किया, तो इसको मैं फिर से थोड़ा बता दूं आपको। ये जो 2015 में जो डील हुआ था, इसमें ईरान का डील हुआ था P5+1 ग्रुप ऑफ कंट्रीज से। P5 मतलब परमानेंट 5 जो है आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, और एक जो थे जर्मनी। तो ये यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रसिया, P5 हो गए, और एक जो है आपका जर्मनी। इनके साथ बेसिकली इन्होंने ईरान के साथ डील किया था, लॉन्ग टर्म डील, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के। इसका और भी नाम जो है ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये भी कहा जाता है इस डील को। इसमें ईरान एग्री किया था कि भाई जो न्यूक्लियर एक्टिविटी वो कर रहा है उसको वो कम करेगा, खत्म करेगा, और इसके एवज में इसे क्या मिलेगा, जो सैंक्शंस यूएसए या बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने लगाया है उसके ऊपर, ट्रेड सैंक्शंस हो गया, उसको जो है हटा लिया जाएगा, और ईरान जो है अपना ग्लोबल ट्रेड आसानी से कर पाएगा। इस एग्रीमेंट में ईरान को परमिशन दिया गया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम जो है वो यूज कर सकता है रिसर्च पर्पज के लिए, मेडिकल रिसर्च हो गया, अदर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए कर सकता है, लेकिन इनरिचमेंट जो है, जो एक लेवल होता है आपका जिसमें आप ज़्यादा इनरिचमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप हथियार बेसिकली आप नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस भी ईरान अलाउ करेगा, जो उनका न्यूक्लियर साइट्स है वहाँ पे IAEA जो है वो आकर के इंस्पेक्ट करेगी कि भाई वहाँ पे जो ईरान जो इन सैंक्शंस को, इन एग्रीमेंट को मान रहा है कि नहीं मान रहा है। ये मोटा मोटी ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसको कि बाद में 2018 में यूएसए विड्रॉ कर लिया था, अभी वो उसको फिर से स्टार्ट करने की कोशिश है। नेक्स्ट आपका इंडिया ग्रोथ आउटलुक ऑफ 12.5% से सीवियर रिस्क। तो ये बेसिकली जो ग्रोथ आउटलुक इंडिया का दिया गया इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, IMF ने कहा है इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 12.5% करंट फिजिकल ईयर के लिए 12.5% होगा। हाउएवर लेकिन इसमें बहुत ही डाउनसाइड रिस्क हो सकता है, डाउन ये नीचे भी जा सकता है, क्योंकि अभी जो कोविड वेव हम देख रहे हैं, तो आगे का पता नहीं, बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन अभी जो एस्टिमेटेड है वो 12.5%, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है IMF का, उसमें बताया गया है। ये रिपोर्ट कुछ महीने पहले पब्लिश हुई है। तो इस रिपोर्ट जो है IMF के बारे में आपको जानने की बहुत ही ज़रूरत है। ये रिपोर्ट जो है ये एनुअल रिपोर्ट है बेसिकली, आई थिंक। और इसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है, एक और रिपोर्ट जो है आपका स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये IMF निकालता है। तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, तो IMF आप लिख सकते हैं। IMF के बारे में आप जरूर डिटेल में पढ़ें। ये ब्रिटेन इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो है इसको स्टेब्लिश किया गया था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जाए, और हर देश जो है वहाँ पे फाइनेंशियल कैसा चल रहा है उसको देखने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हिंदू एनालिसिस। जरूर आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाएं, डिस्क्रिप्शन में जा करके आप जो इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक्स हमने दिए हैं उसको आप, वीडियो लिंक्स जो है उसको आप जरूर क्लिक करें और उस वीडियो को देखें, उस पार्ट को देखें जहाँ पे हमने कुछ टर्म्स को, कुछ ऑलरेडी स्कीम्स को हमने बताया डिटेल में, ताकि आप उसको और डिटेल में समझ सकें। इसके अलावा इसका PDF जो है आप टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं IQ ज्ञान के, और मुझे सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। कमेंट में आप मुझे, अगर आपको कुछ जानना और हो, कुछ नई टॉपिक जाननी हो, तो उस पर आप जरूर मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।